नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं गजानंद आपके सामाजिक विषय का विषय अध्यापक आज आपके साथ अपनी वर्कशीट 49 में जो भूगोल विषय के भारत का भौतिक स्वरूप पाठ के बारे में चर्चा करूँगा। भारत के भौतिक स्वरूप में भारत के अलग अलग भौतिक स्वरूपों की चर्चा की गई है। आज की वर्कशीट 49 में केवल भारतीय या थार मरुस्थल के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि ये जो थार मरुस्थल है ये भारत में ही पाया जाता है, इसलिए भारतीय मरुस्थल कहा जाए या थार मरुस्थल कहा जाए, इसको एक ही बात समझा जाना चाहिए। ये जो थार मरुस्थल है ये भारत के राजस्थान प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान में इसका अधिकतर भाग पश्चिमी भाग के अंदर पाया जाता है, जो गुजरात की सीमा तक और पाकिस्तान तक भी इसका विस्तार देखा गया है। जो भारतीय या थार मरुस्थल जो है वो अरावली पर्वतमाला जो दिल्ली से प्रारंभ होती है, उस पर्वतमाला के पश्चिम में एक गर्म और उष्ण, मतलब कि गर्मी भी है और उष्ण मतलब सूखा मरुस्थल है, नमी नहीं है वहाँ पर। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान, तरंगी मतलब तरंगें ऊपर नीचे ऊंची नीची होती है। ऐसे हम रेगिस्तान को यदि देखें, थार मरुस्थल को देखें, तो इस रेगिस्तान की जो बनावट है वो भी तरंगित है, तरंगों की तरह फैले हुए हैं। इस थार मरुस्थल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर शुष्क जलवायु या नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थली अर्थात ऐसा स्थल जो सूखा है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। दुनिया के अलग अलग देशों में कई भागों में अलग अलग मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में ये सबसे ज़्यादा जो हमें जानकारी में मिलता है वो उसके बारे में जानकारी मिलती है। परंतु भारत का ही केवल ऐसा थार नामक जो मरुस्थल है उसकी जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या बाकी सब मरुस्थलों से ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में, मतलब मेसोजोइक जब काल था, बहुत पुराने समय की बात है, 180 मिलियन वर्ष पुरानी बात है। तो ये जो क्षेत्र है जो समुद्र पूरा रेगिस्तान वाला है, ये समुद्र के अंदर मतलब नीचे उसकी तलहटी में था। ये किसी भूगर्भिक क्रियाओं के कारण ऊपर ज़मीन पर ऊपर उठकर आ गया, और जब वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का मुआयना किया तो यहाँ पर एक जैसलमेर के पास एक ब्रह्मसर है। तो ये जो जैसलमेर के पास स्थित ब्रह्मसर है, यहाँ पर अपने को समुद्री अवसाद और आकल वुड फॉसिल पार्क में प्राप्त हुए प्रमाण मिलते हैं। वुड फॉसिल्स की जो आयु है जो मैंने अभी आपको बताई है वो लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है। हालांकि मरुस्थल की जो चट्टानी संरचना है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार मतलब जो दक्षिण भारत वाला पठार है, पठारी भाग है, वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। उसी का विस्तार माना गया है कि ये यहाँ तक उसका विस्तार हुआ है। फिर भी शुष्क परिस्थितियों और वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार जरूर है, पर प्रायद्वीपीय पठार से इसकी लंबे अवधि के अंदर जो प्राकृतिक कुछ क्रियाएं, भौतिक अपर्दन आदि क्रियाएं हुई हैं, वायु की क्रियाएं हुई हैं, उन क्रियाओं के कारण अब पर्याप्त भिन्नता अपने को देखने को मिलती है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं जो यहाँ पाई जाती है। बरकान मतलब जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, उसका विस्तार बहुत अधिक इस क्षेत्र पर ही होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लंबवत मतलब जो लंबे लंबे टीले हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। ढाल मतलब किस तरफ उसका ढाल है, किस तरफ उसके नीचाई की तरफ वो जाता है। तो उत्तरी जो भाग है इस मरुस्थल का, उसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग का जो ढाल है वो, क्योंकि दक्षिण में गुजरात है, तो जो गुजरात में कच्छ का रण है उसकी ओर इसका ढाल है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ निम्न वर्षा या अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही मतलब केवल वर्षा के मौसम में ही नदियों में जल पाया जाता है। वो एक तो वर्षा बहुत कम है जो बताया गया 150 मिलीमीटर से भी कम,
और उसके बाद फिर इतनी तेज़ गर्मी है कि जो पानी बरसा वो भी भाप बनकर उड़ जाता है, वाष्पीकरण उसका हो जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रभावित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती है, सागर तक नहीं पहुँचती, वो पानी में ज़मीन पर नीचे बैठ जाती है, ज़मीन के नीचे हिस्से में चली जाती है। प्लाया जो है उसके बारे में बताया गया है कि प्लाया जो है यहाँ जो प्लाया बताया गया है, ये प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें, लवणीय मतलब जिसका पानी नमकीन लवण के स्वाद का होता है, उसकी लवणीय झीलें होती हैं प्लाया, और जिससे हम नमक प्राप्त करते हैं। जो राजस्थान में एक सांभर झील है, उस सांभर झील से प्रमुखता से नदी नमक पाया जाता है। हम सबको बहुत बार हमने कहीं इसके बारे में सुना होगा, अपने बड़ों से, अपने परिवार में कभी चर्चा हुई होगी, पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, किसी न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो ऐसी लवणीय झीलें राजस्थान में कई स्थानों पर पाई जाती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ये इन्हीं लवणीय झीलों यानी प्लाया मरुस्थल के भाग में जाकर अवशोषित या वहाँ पर जाकर मिल जाती हैं। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूणी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। दक्षिणी भाग मतलब गुजरात के लगता हुआ हिस्सा, उस हिस्से में उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। जल अभाव मतलब जहाँ जल की नितांत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कम यहाँ पानी है, इसलिए यहाँ के लोग पानी को बहुत संभाल कर, बहुत उसका पानी की कद्र करते हैं, पानी को बहुत संभाल कर रखते हैं, पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। वर्षा के पानी को, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, किस प्रकार से वो लोग संग्रह करके एक बार इकट्ठा करके 12 महीने उसका कैसे उपयोग उसका हो सकता है, और जो जल क्षेत्र हैं उन जल क्षेत्रों को कैसे संभाल कर रखा जाता है, उसको दूषित नहीं करते, उसे ख़राब नहीं करते, क्योंकि 12 महीने उन्हीं से उसको काम चलाना होता है। तो अब इसके जो प्रश्न दिए गए हैं वो इसी के अंदर उत्तर लगभग हैं, मैं फिर भी एक बार इसकी चर्चा कर लेता हूँ। थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही मतलब कि वर्षा के दिनों में क्यों होती है, तो यहाँ बताया गया है कि थार मरुस्थल की जो अधिकांश नदियाँ वर्षावाही इसलिए है क्योंकि केवल वर्षा के दिनों में इसके अंदर पानी होता है। वाष्पीकरण के कारण से, मतलब उच्च ताप होता है, बहुत ज़्यादा तापमान है, इसलिए वाष्पीकरण द्वारा नदियाँ ख़त्म हो जाती है और प्लाया में जाकर मिल जाती हैं। प्लाया से आप क्या समझते हैं, तो रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ से लवणीय पानी होता है और उससे फिर नमक बनाया जाता है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तीसरा प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थलीय कोई दो जलवायु विशेषताएं। तो जलवायु विशेषताएं क्या है कि एक तो उच्च तापमान है और शुष्क ऋतु नहीं है, उष्ण है, शुष्क है, सूखा एकदम, यहाँ की जो जलवायु है सूखी जलवायु है, पानी वनस्पति ना के बराबर पाई जाती है। चौथे प्रश्न में दिया गया थार मरुस्थल की भूआकृतियों के नाम। तो भूआकृतियों के नाम यहाँ बताए गए हैं काफ़ी, मशरूम टॉक, बालू का टिब्बे, जुगेन, बरकान, ये भूआकृतियाँ हैं। तो पांचों प्रश्न में दिया गया थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है। तो थार मरुस्थल, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि भारत के राजस्थान नामक राज्य में थार मरुस्थल पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 6 जो अंतिम है कि ढाल के आधार पर थार मरुस्थल कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। तो 2 भागों में बांटा जाता है, बताया गया है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग उसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल गुजरात के कच्छ के रण की ओर है। इस प्रकार हमने आज अपनी जो वर्कशीट 49 है, भारत का भौतिक स्वरूप, ये भूगोल विषय के अंतर्गत आती है, उसके बारे में चर्चा की है। आशा है आपको समझ में आया होगा। हम एनसीईआरटी की पुस्तक से इस पाठ को और विस्तार से पढ़ेंगे तो और बातें अच्छे से अपने को स्पष्ट हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई घर पर करते रहिए, इस काम को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप और हमारे बीच में केवल अभी जुड़ाव का केवल एक जो माध्यम है पढ़ाई का, वो यही वर्कशीट है। तो वर्कशीट आप कीजिए, कोई दिक्कत हो व्यक्तिगत फ़ोन कीजिए, हमसे बात कीजिए, कोई भी परेशानी होती है किसी भी समय फ़ोन करने के लिए, बात करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली वर्कशीट को करेंगे तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।